मेरा नाम अंजलि है। मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ। मेरे 2 भाई हैं। अपने भाइयों की इकलौती और लाडली बहन होने के साथ-साथ मैं अपने माँ-बाप की आँखों का तारा भी हूँ। मेरे पापा शहर के जाने-माने बिजनेसमैन हैं। मेरी माँ हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। मेरे पापा ने अपने बच्चों के लिए ही दूसरी शादी नहीं की। क्योंकि उनका मानना था कि सौतेली माँ कभी भी मेरे बच्चों को उतना प्यार नहीं देगी जितना मैं खुद अकेले दे सकता हूँ। मेरी ख्वाहिश को लबों तक आने से पहले ही पूरा कर दिया जाता था। मेरे पापा और मेरे भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। जो चीज़ भी मैं माँगती थी, मेरे पापा मुझे लाकर देते थे। वह मुझे अपनी खुशकिस्मती की चाबी कहते थे। पापा का कहना था कि जब मैं पैदा हुई, तब से उनके हालात ऐसे बदले कि आज तक शायद मेरी ही वजह से उनके घर में इतनी तरक्की हुई है। पापा कहते थे कि तुम्हारे पैदा होने से कुछ साल पहले मेरे हालात बहुत खराब हो गए थे, मगर जैसे ही तुम दुनिया में आई, तुम्हारे नसीब की वजह से हमारे लिए सब कुछ आसान हो गया। इसलिए वह मुझे बहुत ज़्यादा मानते थे। मेरे दोनों भाई मुझसे बड़े थे, लेकिन जो प्यार और लाड मेरे हिस्से में आया, वह शायद ही किसी भाई के हिस्से में आया हो। मेरे पापा जब भी किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करते थे, तो उसका उद्घाटन मेरे ही हाथों से करवाते थे। वह मुझे अपने साथ अपने दफ्तर ले जाते थे। इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना मान-सम्मान शायद ही किसी बेटी के हिस्से में आया हो और मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे यह सब मिला। लेकिन शायद किस्मत को मेरा इम्तिहान लेना था, जिसे मेरा चैन से रहना पसंद नहीं आया कि वह मुझे आज़माने पर तैयार हो गई। मेरे दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और अब मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई थी, तो पापा ने मेरे लिए भी रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। मैं पढ़ी-लिखी और खूबसूरत थी और सबसे बढ़कर अमीर बाप की बेटी थी, तो मेरे लिए रिश्ता मिलना मुश्किल नहीं था। पापा के एक दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी हो गई। मैं अपनी शादी से पहले बहुत खुश थी और मेरा अब यही सोचना था कि अब मेरी बाकी की ज़िंदगी भी वैसे ही गुज़रेगी जैसे शादी से पहले। लेकिन तकदीर को मेरी कुछ और ही मंज़ूर था। मेरे साथ वो जो कुछ हुआ, वह तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं विदा होकर अपने ससुराल जा रही थी कि रास्ते में हमारी गाड़ी एक खाई में गिर गई और इस हादसे में मेरे पति की जान चली गई। लेकिन मैं बदनसीबी से बच गई और फिर मैं सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो गई। शादी की पहली रात का टूटा सपना लिए मैं वापस अपने घर में हमेशा-हमेशा के लिए आ गई। यह ऐसा दुःख था जिसने मेरे माँ-बाप के कंधे झुका दिए थे। वह एकदम से बूढ़े लगने लगे थे, क्योंकि जवान बेटी वापस घर आ जाए, तो बाप वक़्त से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। मेरा तो बहुत ही बुरा हाल था। मेरी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को सँभाला। मेरी शादी को कुछ ही घंटे हुए थे और मेरा अपने पति से कोई मोहब्बत का रिश्ता नहीं था, लेकिन था तो मेरा पति ही। और यह भी कड़वा सच कि अब मैं विधवा हो चुकी थी। इस घटना के बाद मेरे घर पर कुछ ही दिन गुज़रे थे कि बड़े भाई और भाभी का रवैया मुझसे बदलने लगा। बड़ी भाभी तो बात-बात पर मुझसे लड़ने और झगड़ने के बहाने ढूँढने लगी थी। फिर वही हुआ जो वह चाहती थी। वह बड़े भाई को लेकर अलग हो गई। इसके देखा-देखी छोटे भाई-भाभी के भी पर निकलने लगे। शायद वह भी यही चाहने लगे कि वह भी एक अलग घर की मालकिन हो। शायद इन दोनों को बर्दाश्त नहीं होता था कि इनके पति यानी मेरे भाई हर वक़्त मुझे दिलासा देने में लगे रहे। पापा ने इन झगड़ों से बचने की खातिर सब भाइयों को अलग-अलग कर दिया ताकि कल को इनमें फूट न पड़े। मैं अपने पापा के साथ अलग हो गई। मेरे भाई मेरे पास आते थे और मेरा हाल-चाल पूछते थे और यह बात उन्हें पसंद नहीं थी कि मैं विधवा रहूं। और फिर पापा ने 1 साल के बाद मेरी दूसरी शादी का फैसला किया। इस बार भी पापा ने अपने जैसे लोगों में मेरा रिश्ता तय किया था। इन लोगों को मेरे पहले शादी के बारे में मालूम था, मगर इन्हें कोई ऐतराज़ नहीं था। एक बार फिर से मैं दुल्हन बनी और आँखों में ख्वाब सजाए मायके से ससुराल आ गई। लेकिन मैं क्या जानती थी कि अब मेरे नसीब में बदनसीबी ही लिख दी गई है, क्योंकि मेरा दूसरा पति भी शादी की पहली रात ही मर गया। वह मेरे कमरे में आने से पहले ही अपनी जान की बाजी हार गया। लोगों का कहना था कि दिल का दौरा पड़ा है।
इसलिए वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। मैं दूसरी बार विधवा हुई तो लोगों की जुबानी खुल गई कि मुझे मनहूस कहने लगे और मुझसे पीछा छुड़ाने लगे। यहाँ तक कि मेरे और खानदान के लोगों ने मेरा दिल बहुत ही दुखाया था। वह समझते थे कि शायद यह मेरी ही बदकिस्मती है जो मैं अपने पति को रास नहीं आती और वह शादी की पहली रात ही मर जाते हैं, जबकि इसमें मेरा क्या कसूर था? कौन चाहता है कि वह विधवा हो जाए? मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन जो भी हुआ, इसमें सब मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे थे और मुझे ताने देते थे। और इसी तरह मेरे पापा ने मेरी शादी 4 बार अमीर खानदान में की, मगर मेरे चारों पाती शादी की पहली रात ही मर जाते थे। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग हमदर्दी के बहाने मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते थे। अब खानदान वालों ने हमारे घर ही आना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि वह हमें शादी-ब्याह में भी नहीं बुलाना छोड़ दिए थे। मेरी भाभी मुझे अपने बच्चों के पास न आने देती कि कहीं मेरी मनहूसी इनके बच्चों को ही नुकसान न पहुँचा दे। अब मैंने अपने पापा से साफ कह दिया कि अब आपको मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब शादी ही नहीं करूँगी। दिन-ब-दिन यूँ ही गुज़र गए और मैं अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गई। मैंने खुद को किताबों में और पढ़ाई में व्यस्त कर लिया, ताकि मैं किसी के काबिल बन सकूँ। लेकिन फिर एक दिन पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि मेरी ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ही तुम्हें विदा कर दूँ। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। इन लोगों को तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है, फिर भी वह शादी करना चाहते हैं। हालाँकि मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन इन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है, तो मैं तुम्हारी शादी वही करना चाहता हूँ। मैंने यह सुनकर पापा को मना कर दिया कि अब मैं हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। लेकिन पापा ने मुझे अपनी कसम देकर शादी के लिए तैयार कर ही लिया और अब पापा ने मेरी ये 5वीं शादी एक गरीब खानदान में कर दी। आज मेरी शादी की पहली रात थी। इस रात के लिए हर लड़की की आँखों में बहुत से सुहाने सपने और ख्वाब होते हैं, जिनकी आँखों में सजाकर वह मायके को छोड़कर ससुराल में कदम रखती है। वह सोचती है कि अब मेरी नई ज़िंदगी में मेरे साथ बहुत ही अच्छा होगा। मेरा पति मेरी तारीफ़ करेगा, मुझसे कहेगा कि तुम दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही हो। वह मुझे तोहफ़ा देगा और अपने प्यार की बारिश मुझ पर बरसाएगा। हर लड़की अपनी शादी की पहली रात यही सब कुछ सोचती है, मगर मेरी बात कुछ और थी। मैं यह सब सोच ही नहीं सकती थी। मैं तो इस वक़्त अपने पति के इंतज़ार में बैठी ये ही सोच रही थी, क्या मेरा पति बचेगा या नहीं? शायद मैं दुनिया की पहली बीवी थी, जो शादी की पहली रात ही अपने पति के मरने के बारे में सोच रही थी। मगर जो मेरे साथ बीत चुका था, उसको देखते हुए यह सोचना कुछ अजीब नहीं था। मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था कि कहीं इस बार भी विधवा होकर अपने घर वापस न चली जाऊँ। मैं अपने पति की ज़िंदगी के लिए मिन्नतें करने लगी कि इसे कुछ न हो। रात धीरे-धीरे बीत रही थी और अभी तक वह कमरे में नहीं आया था और मेरी जान सूली पर लटकी हुई थी। मैं यही सोच-सोच कर परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा? बस यही सब कुछ सोचते-सोचते जाने कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आँख खुली तो देखा कि 9 बज रहे थे। मैंने हैरान होकर खुद को देखा तो मैं अभी भी रात वाले कपड़ों में थी। कमरे का दरवाज़ा भी यूँ ही बंद था और किसी ने मुझे जगाया भी नहीं था। इसका मतलब तो यही था कि मेरा पति रात को कमरे में आया ही नहीं। लेकिन क्यों? वह ज़िंदा भी था या नहीं? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? यह सोचते हुए मेरी जान निकलने लगी और मैं भागते हुए कमरे से बाहर गई कि देख सकूँ कि क्या माजरा है। मैंने बाहर जाकर देखा तो हर कोई अपने कमरे में था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किससे पूछूं अपने पति के बारे में, किसके कमरे का दरवाजा खटखटाऊं। इतने में मेरी सास आती हुई नजर आई। उनके हाथ में चाय का कप था। शायद वह अपने लिए एक कप चाय बनाने गई थी। मुझे देखकर कहने लगी, तुम अभी तक रात वाले कपड़ों में ही हो? तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? मैंने झिझक कर अपने पति का नाम लिया और उनके बारे में पूछा कि सुरेश कहाँ है? तो मेरी सास को यह सुनकर गुस्सा आ गया और कहने लगी कि खबरदार, आज के बाद तो तुम मेरे बेटे का नाम भी अपनी ज़बान पर लाई।
तुम्हें इसे पति कहने का कोई भी हक नहीं है। यूँ समझो कि तुम इसकी बीवी नहीं हो। तुम जैसी मनहूस औरत के साथ मेरा बेटा नहीं रहेगा। तुम क्या चाहती हो? मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूँ ताकि वह मौत की नींद सो जाए? यह सब बातें सुनकर मेरा दिल बहुत बुरी तरह दुखा और मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई। मैंने तो अभी तक अपने पति को जी भरकर देखा भी नहीं था। मैंने तो शादी के वक्त इसकी जिंदगी के लिए मिन्नतें मांगी थी, तो मैं कैसे इसके लिए कुछ बुरा सोच सकती थी? रोने के बाद थोड़ा दिल का बोझ हल्का हुआ, तो सोचा कि इसमें बुरा मानने वाली और रोने वाली क्या बात है। मेरी सास भी अपनी जगह ठीक ही है। उनकी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। मैं रोते हुए अपने गहने उतार रही थी कि मेरे कमरे में कोई आया। मैंने चौंक कर देखा तो मेरी ही उम्र का एक नौजवान लड़का था, लेकिन वह मेरा पति नहीं था। वह मुझे नमस्ते कर बोला कि भाभी, मैं आपका देवर हूँ, सुरेश का छोटा भाई हूँ। अभी मैं अपनी मम्मी को आपसे बातें करते हुए सुना। मैं उनकी तरफ से माफी मांगने आया हूँ। मम्मी को आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी और सुरेश भैया को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह रात को मेरे कमरे में सोने आए थे और अभी तक वही सोए पड़े हैं। असल में मम्मी की बहुत बात मानते हैं वह। अपने देवर की यह बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला कि चलो, कोई तो है जो इस घर में मेरा हमदर्द है। अभी हम बात कर ही रहे थे कि अचानक बाहर से आवाज आने लगी कि सुरेश को कुछ हो गया है। ये आवाज सुनकर मेरे हाथ पांव ही सुन हो गए। मैं दंग रह गई कि क्या फिर से मेरी तकदीर मेरे साथ कोई भयानक खेल खेलने वाली थी। मेरा देवर मुझे वही छोड़कर जल्दी से भाग कर बाहर गया। मैं सोचने लगी कि क्या फिर से पांचवी बार भी मैं विधवा होने जा रही हूँ? क्या इस बार भी ये शादी मुझसे विधवा कर देगी? खौफ के मारे मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा, पसीने छूटने लगे। मेरा दिल ने चाहा कि बाहर जाकर देखूं कि क्या हुआ, मगर हिम्मत ना हुई। मैं वही कमरे में अपने पति के लिए प्रार्थना करने लगी और बैठे-बैठे सोचने लगी कि इन लोगों को भी मेरी पहले की जिंदगी के बारे में सब पता था, मगर इन लोगों ने मेरी दौलत के लालच में इस रिश्ते को मंजूर कर लिया। इस बार मेरे पापा ने ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चलने दिया था कि वह मेरी पांचवी शादी कर रहे हैं। सिर्फ मेरे घर वाले ही मेरी शादी में शामिल हुए थे। मेरा पति मुझसे उम्र में 15 साल बड़ा था और वह एक गरीब घराने से था, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने मुझे उसकी पत्नी बना दिया क्योंकि वह चाहते थे कि मेरा घर बच जाए। शायद अब की बार मैं सुहागन बन जाऊं। मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी कि न जाने अब क्या होगा। मैं यह नहीं मानती थी कि मैं मनहूस हूँ। मेरा यह ख्याल था कि हर इंसान की मौत उसके तय वक्त पर ही होती है और अब अगर मेरे पहले के पति अपनी जान की बाजी हार गए, तो भला इसमें मेरी तकदीर का क्या कसूर है? लेकिन जब पांचवी बार भी मेरे साथ वही हुआ, तो मैं भी यह सोचने पर मजबूर हो गई कि सब मेरे बारे में जो कह रहे हैं, वह ठीक ही है। क्योंकि पांचवी बार भी मेरा पति शादी की रात ही मर गया था और मैं पांचवी बार भी विधवा हो गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी यही सब सोच ही रही थी कि तब ही मेरा देवर मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा कि फिक्र की कोई बात नहीं है। असल में मेरे भांजे का नाम भी सुरेश है और अभी थोड़ी देर पहले बहन का फोन आया था कि उसने गले में कोई चीज डाल ली है। तो इसीलिए माँ परेशान होकर चिल्ला रही थी कि सुरेश को क्या हो गया है। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। भांजे को डॉक्टर के पास ले गए थे और अब बिल्कुल ठीक है। मैंने भगवान का शुक्र किया और सुकून भरी सांस ली। मेरा देवर मोहित बहुत ही अच्छी सोच वाला था। मेरा पति तो मुझे बुलाना तक गवारा नहीं करता था, मगर यहाँ मेरे सारे काम करता और मेरे आगे पीछे घूमता था। मेरा पति अगर मेरी तरफ आने की कोशिश भी करता, तो मेरी सास उसे आंखें दिखा देती और वो चुपचाप वहां से चला जाता। मेरी सास तो मेरे देवर को भी मना करती थी कि मेरे पास ना बैठा करे और मुझसे दूर रहे, मगर वह उनकी नहीं सुनता था। यह काम मेरे पति का था कि वह मेरे लिए बोलता, मगर जब भी मेरी सास मुझे डांटती, तो मेरा देवर ही मेरे आगे ढाल बनकर खड़ा होता। मैं समझ नहीं पा रही थी, जब यही सब कुछ करना था, तो इन लोगों ने मेरे लिए रिश्ता ही क्यों भेजा था? शायद यह सब उस दौलत के पीछे थे जो मेरे बाप ने मेरे नाम की थी।
पर इन्हें दौलत की क्या ज़रूरत थी? यहाँ भी अच्छे खासे खाते-पीते लोग हैं। फिर क्या वजह थी कि मुझसे शादी की? मैं जितना इस बारे में सोचती, उतना ही उलझ जाती। फिर एक दिन मैं घर गई, तो मैंने अपने पापा से पूछा कि आपको यह रिश्ता कहाँ से मिला? तो पापा कहने लगे कि एक दोस्त ने ही इन लोगों के बारे में बताया था कि उनके बड़े बेटे ने शायद तुम्हें कहीं देख लिया था और वहाँ तुम्हें पसंद करता था, इसलिए अपना रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा है। यह सुनकर मैं हक्का-बक्का रह गई थी। यह क्या चक्कर है? मेरे पति सुरेश ने ही इसीलिए रिश्ता मेरे घर भेजा था कि वह मुझे पसंद करता था। लेकिन शादी के बाद अब तक एक दिन भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि सुरेश ने मुझसे पसंद की शादी की हो। यहाँ तक कि वह तो मुझे देखना भी गवारा नहीं करता था। मेरा शक और गहरा होने लगा था कि वाकई में कोई तो ऐसी जरूर बात थी, वरना जानते बूझते मुझसे शादी करना कोई मामूली बात तो नहीं थी। मैंने अपने पति की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दी थी कि शायद इस तरह से वह राज मालूम कर सकूं जिसकी वजह से मैं इस घर में थी। एक दिन मैंने अपने प्रॉपर्टी के कागजात उसको देते हुए कहा कि ये लो, मैं ये प्रॉपर्टी के कागज तुम्हें देती हूँ। तो वह कहने लगा कि ये तुम्हारी जायदाद है, इसको अपने पास ही रखो तो बेहतर है। इससे यह बात तो साफ हो गई कि इसको दौलत का कोई लालच नहीं था। फिर क्या वजह थी? इन्हीं दिनों मेरी सास का रवैया मुझसे बहुत ही कठोर हो गया था। मुझसे घर के सारे काम करवाने लगी थी, यहाँ तक कि खाना भी ना देती। मेरा पति और देवर तो सारा दिन काम पर होते थे। उन्हें नहीं मालूम होता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पति का तो पता नहीं, लेकिन अगर मेरे देवर को यह पता चलता, तो वह अपनी माँ से लड़ता और झगड़ता। इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। एक दिन छुट्टी थी और मैं सबके लिए चाय बना रही थी कि अचानक मुझे चक्कर आया और मैं गिरकर बेहोश हो गई। होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। बाकी सब भी मेरे पास थे और एक अलग ही तमाशा लगा हुआ था। मैं समझ नहीं पाई थी कि क्या बात है। मेरी सास मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि तुम पतियों को रास नहीं आती हो, यह तो हम जानते ही थे, मगर तुम बद किरदार भी हो, यह नहीं मालूम था। मैं तो अपने बेटे को तुम्हारे करीब तक नहीं आने देती थी, तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? यह सुनकर मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। मैंने घबरा कर कहा कि यह आप क्या कह रही हैं? ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं। फिर ऐसा कैसे मुमकिन है? सास ने मेरी रिपोर्ट मेरी तरफ फेंक कर कहा, यह देख लो, रिपोर्ट को गलत नहीं कह रही है ना। हम तुम्हें यहाँ लाए क्योंकि तुम घर में बेहोश हो गई थी और यहाँ पर तुम्हारे टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने यह खबर सुनाई। अब तुम ही बताओ कि इस बच्चे का बाप कौन है? तभी मैंने अपने पति को बोलते हुए सुना। वह कह रहा था कि बस करे, मैंने आपको कहा भी है कि ऐसा कुछ नहीं है। जरूर यह रिपोर्ट झूठी है। वह जिंदगी में पहली बार मेरे लिए बोल रहा था। मेरा देवर भी वहीं मौजूद था, लेकिन आज वह बिल्कुल चुप था और इसकी यह चुप्पी मुझे बहुत बुरी लग रही थी। उसे मेरे किरदार की गवाही देनी चाहिए थी, मगर वो इस बार एकदम चुप था। मेरी सास कहने लगी कि नहीं, मुझे अभी यह जानना है कि यह किसका बच्चा है। डीएनए टेस्ट करवाओ। अचानक मेरा पति चीख कर बोला कि अब बस, बहुत हो गया। मैं अब तक आपकी सारी बातें खामोशी से मानता आया, लेकिन अपनी बीवी के किरदार पर मैं एक उँगली भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ही इसे मनहूस कह रही हैं, जबकि आप तो यहाँ तक नहीं जानती कि इसकी ज़िंदगी उजाड़ने के पीछे आपके अपने ही बेटे का हाथ है। यह आपका छोटा बेटा एक पागल है, और तो और अंजलि के पहले के पतियों की मौत का ज़िम्मेदार भी यही है। मैंने इसकी डायरी पढ़ी तो यह मालूम हुआ कि यह अंजलि के ही कॉलेज में पढ़ता था और इसी के लिए जुनूनी है, जबकि वह तो इसको जानती तक नहीं। और अपने इसी पागलपन में इसने अंजलि के चारों पतियों की जान ले ली ताकि वह इसे अपना बना सके।
यह सब मैंने इसकी डायरी में कुछ साल पहले पढ़ा और मैं पढ़कर यकीन नहीं कर पाया कि यह इस हद तक पागल हो चुका है। इसमें इतनी हिम्मत होती नहीं थी कि अंजलि से जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता, उल्टा इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसकी डायरी पढ़कर मैंने अंजलि से शादी करने का फैसला किया, क्योंकि मैं जानता था कि यह मुझे तो मारेगा नहीं, क्योंकि मैं इसका भाई था। पर मैं ये जानता था कि यह कुछ न कुछ ऐसी हरकत जरूर करेगा जिससे मेरा घर उजड़ जाए, और इसने यही किया। आपको इसने भड़काया कि आप मुझे इसके करीब न जाने दें, और खुद आपको अंजलि के खिलाफ करता रहा। मुझे यकीन है कि यह रिपोर्ट भी इसी ने बनवाई होगी, ताकि मैं गुस्से में आकर अपनी बीवी को चरित्रहीन कह दूं और इसे तलाक दे दूं। इसने अपनी इमेज अंजलि की नजरों में पहले से ही अच्छी बना लिया था। यह सब सुनकर हमने देवर की तरफ देखा, जिसके होश हवास खो गए थे। वह चीखते हुए कहने लगा कि हाँ, मैंने यह सब किया है। मैं अंजलि को कॉलेज के जमाने से चाहता हूँ, मगर इसे कभी यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर मुझे इसकी शादी का पता चला तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाया कि इसे किसी और का होने दूं। इसलिए जब भी इसकी शादी होती तो मैं इसके पति को इसके कमरे तक पहुंचने से पहले ही मार देता था। मगर आप मेरे भाई थे, इसलिए आप बच गए। चलिए, अब तो आपको सब पता चल ही गया है ना। जल्दी से अंजलि को तलाक दो, वरना मैं अब की बार आपका लिहाज भी नहीं करूंगा। इस वक्त वह बिल्कुल जुनूनी और पागल लग रहा था। मेरा पति कहने लगा कि मैं अब तक तुम्हें भाई समझकर जेल भिजवाने की हिम्मत नहीं कर सका, मगर अब तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने का यही एक तरीका है कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा मिले। मेरे पति ने पुलिस को फोन कर दिया और उसको उनके हवाले कर दिया, और बाद में मुझसे कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। इतने दिन तक मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। मैं बस यही चाहता था कि किसी तरह अपने भाई को इस घर से दूर भेज दूं, ताकि हम दोनों अपनी जिंदगी सुकून से शुरू कर सकें। इसलिए मैं इतने दिन खामोश रहा। मैंने अपने पति को माफ कर दिया। मेरे देवर को मेंटल अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, क्योंकि उसकी दिमागी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। मेरी सास ने भी अपनी और अपने बेटे की तरफ से मुझसे माफी मांगी, और अब मैं अपने ससुराल में खुशी खुशी रह रही थी। अब मैं बहुत खुश थी कि मेरी जिंदगी अब एक डगर पर आ चुकी है, और मैं एक सुकून और खुशियों भरी जिंदगी गुजार रही हूँ। आखिरकार मेरे नसीब में फिर से रोशन हो गया था। दोस्तों, मेरी ये आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और आगे ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।